हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। और मेरा नाम महमूद कुमार है। मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है इस साल का दिसंबर वाले साइकिल का जो है दिसंबर साइकिल का जो है फॉर्म आ गया है और इसका नोटिफिकेशन आ गया है। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका फरवरी जो है लास्ट वीक और मार्च में होगा। मार्च फर्स्ट वीक तक जो है इसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि आने वाले साल से जो मर्ज साइकिल्स चल रही थी कि वो जो जून वाला और दिसंबर वाला फेज़ है वो दोनों को मर्ज करके पेपर ले रही थी यूजीसी, उसको जो है अब जो है रेगुलराइज़ करने की कोशिश की गई है बेसिकली। और ये एक्सपेक्टेड था कि इस साल से जो है हो जाएगा, क्योंकि कोविड वगैरह के चलते पहले परेशानियां थी जिसके कारण जो है 2 बार जो है सरकार वो ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाती थी, है ना। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि यूजीसी नेट होता क्या है और इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। और जो पेपर है, पेपर में क्या पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास, ये 29 तारीख का जो है डेट में जो है नोटिस आई है। और नोटिस के तहत जो है हम जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो देख सकते हैं 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक है, ठीक है। और फॉर्म फिल करने में जो है आप देरी ना करें और जिनको भी एग्ज़ाम देना है वो फॉर्म फिल कर लें पहले। अब देख सकते हैं वो प्राइस, वो जो पेमेंट है वो भी अलग अलग है। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी का जो है 1100 रुपये है। EWS जनरल और OBC नॉन क्रिमिनल का जो है 550 रुपये है। और SC ST और PW का जो है 275 रुपये है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर दें। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन का डेट भी हमारा जो है वो आ गया है। हमने जैसा कि बात किया कि लास्ट वीक जो है फरवरी और फर्स्ट वीक जो है मार्च में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड वीक में, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी जो है 21 से कंडक्ट होने जा रही है और 21 से लेके मार्च 10 तक जो है आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, 9 से 12 और 3 से 6, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। और इन शिफ्ट को मिला के क्या है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो लाई जाती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। और आपका ये देखिए कि 180 मिनट का पेपर होता है, मतलब 3 घंटे का। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो है मर्ज किया गया है। पहले क्या होता था कि पेपर 1 पेपर 2 जो है अलग अलग होते थे पहले जो एग्ज़ाम्स यूजीसी लेती थी उसमें, ठीक है। तो अब जो है दोनों पेपर मर्ज लिया जाता है। फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। पहले तो आप एक ID रखें अपने पास जो स्कैंड हो आपके पास, और जो आपके पास ओरिजिनल जो है अवेलेबल हो एग्ज़ाम में लेकर जाने के लिए। और उस ID का कुछ भी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, आधार हो सकता है, कुछ भी, या DL हो सकता है आपका। तो ये ID जो है आपके पास ओरिजिनल में होना चाहिए, प्लस स्कैन होना चाहिए अभी अपलोड करने के लिए आपके लिए, ठीक है ना। और फोटोग्राफ जो है रिसेंट होना चाहिए, उसमें 80% फेस जो है वो बिना मास्क के हो, है ना। 80% फेस जो है दिखना चाहिए। और उसके बाद जो है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप ये जो होता है ना ग्लास, ये पहन के चश्मा पहन के फ़ोटो ना खिंचवाएं, रिजेक्ट हो जाएगा फ़ोटो, ठीक है ना। फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो बिना चश्मे का जो है फ़ोटो खिंचवाएंगे या बिना चश्मे का फ़ोटो ही अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर जो है आप इसका फ़ोटो का साइज़ जो है 10 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है वो 4 से 30 KB का। ये अपने हिसाब से काट के पहले से रख लेंगे फॉर्म फिल करते टाइम। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लिमिटेशन नहीं होता, तो आप आराम से फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। ये तो रही फॉर्म फिल करने की बात। पेमेंट वगैरह का मैंने ऑलरेडी बता दिया ऊपर। इसके बाद हम आते हैं पैटर्न जो होता है एग्ज़ाम का वो क्या होता है। तो
ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि पेपर 1 और पेपर 2 पहले हुआ करता था, ठीक है ना, अभी भी वैसा ही होता है, पर अभी क्या है कि ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। पहले जो है इन दोनों के बीच में ब्रेक होता था, ठीक है ना, अब जो है ब्रेक नहीं होता है, लगातार आपका ये 1 आवर का होता था और ये 2 आवर का होता था, लेकिन इनको जो है अब कंबाइन कर दिया है। आप इसके ये पेपर अगर आप 55 मिनट में 50 मिनट में कर रहे हैं तो आप इसको जो है 2 घंटा 10 मिनट दे सकते हैं, ठीक है ना। वो टाइम जो है वहाँ टाइमर नहीं चलेगा, नहीं चलता है ना। एग्ज़ाम मैंने भी अभी मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने JRF क्वालिफाई कर रखा है और 4 बार नेट क्वालिफाई कर रखा है, 5वीं बार में मेरा JRF हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो है 100 मार्क्स का होता है और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और 50 क्वेश्चन कैसे रहते हैं, इसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है, ठीक है, इसमें रीजनिंग रहती है, रीजनिंग एबिलिटी है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहता है, ठीक है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग रहती है और जनरल अवेयरनेस रहता है, ठीक ठीक है। और इसमें जो है रीजनिंग वाले एरिया में ही है वो DI रहता है, डाटा को जो है वो ऊपर नीचे करके जो होता है करने के लिए वो होता है, ठीक है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद ये वाला पेपर आपका जो है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है ना, जो भी है वो ये वाला जो है 200 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और इसका नेचर ऐसा होता है कि ये जो है 2-2 नंबर के मार्क्स होते हैं, 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं। और 2-2 नंबर के क्वेश्चन क्या है कि 2 मार्क्स ईच होता है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में। और 2 मार्क्स के जो है हर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। सिलेबस जो है आप अपने सिलेबस जो है वो देख लीजिए, अपने सब्जेक्ट का जो है सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या हमारा एक टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री विद अमोद कुमार, ये टेलीग्राम पर सर्च करिए या फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जाके जो है वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं सारे जो है वहाँ से सिलेबस आपको ये ऑर्गेनाइज़ करके जो है वहाँ डाल दूँगा, ठीक है। हिस्ट्री के ही नहीं और सब्जेक्ट के भी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के जो है मैं डाल दूँगा। करीब 84 सब्जेक्ट्स में जो है ये पेपर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे जो है मैं डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद मार्किंग स्कीम हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है, 2 मार्क्स का ईच होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, ठीक है ना, जनरल EWS है, मतलब अनरिजर्व है, तो आपके लिए 55% जो है ज़रूरी होता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं, SC ST OBC या फिर PWD, तो आपके लिए 50% मार्क्स जो है वो कंपलसरी, 5% मार्क्स का जो है आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। ये किस में, मास्टर्स में, ठीक है ना। तो क्या आपकी मास्टर्स नहीं हुई तो पेपर दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप MA अपीयरिंग हैं, मास्टर्स जो है आप कर रहे हैं, तब भी आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो वैलिड भी होगा, बशर्ते क्या होती है उसमें कि अगर आपका JRF होता है तो JRF के लिए 3 साल का जो है आपको टाइम दिया जाता है इनरोलमेंट के लिए, ठीक है ना, 3 इयर्स। अगर मान के चलो कि इस बार आपका फरवरी में होता है और मार्च में अगर आपका रिज़ल्ट आता है, मार्च तक एग्ज़ाम होता है और अप्रैल में अगर आपका रिज़ल्ट आता है, ठीक है ना, तो अप्रैल में रिज़ल्ट आता है ना, तो अप्रैल 2023 से अप्रैल 2026 तक आपको एडमिशन ले लेना होगा, ठीक है ना। अगर आप MA फर्स्ट ईयर में हैं तब भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। मेरा पहली बार जो है नेट हुआ था, तो मैंने पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था, MA फर्स्ट ईयर में था, तभी मेरा नेट हो गया था, ठीक है ना। तो आप MA में भी आप ये दे सकते हैं, नेट का पेपर दे सकते हैं। JRF होगा तो आपको 3 साल के अंदर जो है वो लेना पड़ेगा इनरोलमेंट, ठीक है ना। इनरोलमेंट नहीं लेंगे आप PhD में तो फिर आपका JRF वैलिड नहीं होगा 3 साल के बाद, ठीक है ना। अगर इनरोलमेंट ले लेंगे तो फिर वो आपको जो फेलोशिप अमाउंट मिलती है वो आपको मिलेंगी, ठीक है ना। जो भी जब से इनरोलमेंट आप ले लेंगे तब से जो है वो फेलोशिप अमाउंट जो है मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी PhD कर रहे हैं और PhD करते हुए ही अगर आपका नेट होता है तो क्या है कि आपकी नेट का जिस दिन रिज़ल्ट आता है ना, अप्रैल 2023 में अगर आता है आपका रिज़ल्ट, तो उसी टाइम से जो है आपका फेलोशिप जो है स्टार्ट हो जाता है। कैसे मिलता है उसमें हम डिटेल में जो है आपको एक डिटेल जो है लेक्चर में बता देंगे।
उसी टाइम से जो है कैलकुलेट होता है। आपको जो है अपने डिपार्टमेंट में बात करनी होती है और जो फॉर्म वगैरह होता है वो फिल करके वहाँ देना होता है, ठीक है ना। तो ये तो हुई बात कि फेलोशिप और नेट जेआरएफ का। और हाँ, इसका जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स होता है, ठीक है ना। जेआरएफ की एज लिमिट 30 ईयर्स होता है। और ये जो है इसमें भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी को, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी में हैं तो 35 तक हो सकता है, ठीक है ना। ओबीसी एससी एसटी अगर ये है तो 35 प्लस में भी जो है 35 तक ईयर्स तक जो है आपको जेआरएफ मिल सकता है, ठीक है ना। मतलब एलिजिबल है आप पेपर देने में। मतलब 34 साल के हैं आप, अगर नेट जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं, नेट और जेआरएफ आपको क्वालिफाई हो गया तो आपका जेआरएफ वैलिड है, ठीक है। और वो जो ऑफ़र लेटर होता है जेआरएफ का, उस पर जो डेट होती है ना मेंशन, उसके हिसाब से जो वो आपका होता है ऑफ़र लेटर जो है। आप ऑफ़र लेटर मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, ये ऑफ़र लेटर होता है। और ये ऑफ़र लेटर में जो डेट मेंशन होता है उस डेट से जो है, यहाँ देखिए ये मेरा है, ये जो डेट मेंशन होता है इस डेट से आपका जो है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। कि आप कितने दिनों में जो है वो आपका जो है एडमिशन वो लेना है, ठीक है ना। इस तरह से जेआरएफ अवार्ड लेटर आपको मिलेगा और इसके बेसिस पर ये होती है, ठीक है। चलिए आगे की चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं। आगे एज रिलैक्सेशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, रिजर्वेशन की हमने बात कर ली है, ठीक है ना। अच्छा, रिजर्वेशन जो है सीट्स में भी यहाँ पर होती है। अगर मान के चलिए कि 200 लोगों को जो है अगर उनको ये करना है, ठीक है ना, 200 लोगों को नेट अगर क्वालिफाई होते हैं तो उसमें से 27% जो है ओबीसी के लिए होता है, मतलब 54 ओबीसी होंगे, ठीक है ना। 10% जो है कोटा वो ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, मतलब 20 लोग ईडब्ल्यूएस से होंगे। और 7.5% जो है एसटी से होते हैं, मतलब 15 पीपल जो है इससे होंगे। और एससी के लिए जो होता है वो 15% होता है। तो जो रिजर्वेशन ऑल इंडिया लेवल पे जो वैलिड है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स में, उसके हिसाब से होता है 50% के कैप के हिसाब से ही। हालांकि 50% से ज़्यादा कैप है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसका जो है कंसेप्ट है, पर उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि चलिए इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप यही देखिए कि इसमें आप जब फॉर्म फिल करेंगे ना तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट कोड का, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपका अगर एंथ्रोपोलॉजी है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका जो है सब्जेक्ट कोड 7 है। आपका हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो यहाँ 06 है, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। टोटल 83 सब्जेक्ट्स हैं योगा मिला के, ठीक है। और इसकी जो है 400 के आसपास जो है सेंटर्स पे ऑल इंडिया लेवल पर जो है अलग अलग स्टेट्स में जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो है आप सेंटर वगैरह भी ऑप्ट कर लें अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। अब क्या है कि हम चलिए बात करते हैं कि आप क्यों ये एग्ज़ाम क्यों देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि यूजीसी की स्कीम है कि भाई जो भी रिसर्च के लिए सीरियस बंदे हैं, जो रिसर्च करने के लिए जो है लोग आ रहे हैं आगे, और जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको एक बेहतर इंस्टीट्यूट जो है प्रोवाइड की जाए, ठीक है ना। बेटर जो है इंस्टीट्यूट्स जो है प्रोवाइड की जाए, किस लिए? पीएचडी के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है नेट जेआरएफ का जो है ये एग्ज़ाम जो है लेते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और है कि ये एक आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। ये एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए। अगर आपका पीएचडी नहीं है, आपने सिर्फ एमए कर रखा है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसके लिए क्या होता है, या तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपके पास ये पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो पीएचडी होना चाहिए, नेट होना चाहिए। खाली एमए पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पे जो है के पोस्ट पे जो है आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती है। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ, है ना। वो
जो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस लोग हैं उनको जो है लेने की एक प्रोविज़न जो है लाई गई है, ठीक है ना। उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे अब, ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे हैं कि आप वैसे लोग हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो आपके लिए जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाला रूट जो है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देखें। और क्या होता है, जब JRF होता है तो आपको एक फेलोशिप मिलता है। अभी ये करीब करीब 40,000 के आसपास जो है मिलता है, डिपेंड करता है स्टेट वाइज, ठीक है ना। 40K के आराम से जो है के आसपास जो है आपको पैसे मिलते हैं। 1-2 हज़ार ऊपर नीचे स्टेट के हिसाब से जो है होता है कि HRA वगैरह आपका कितना मिलता है, ठीक है। ये फेलोशिप अमाउंट होती है और ये आपको जो है पहले 3 साल तक के लिए मिलता है और फिर SRF जो है वो फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए मिलता है। SRF जो है ऑलमोस्ट इसका डबल होता है, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या होता है कि आपको इनकरेज कर रही है UGC कि आप जो है रिसर्च करें, ठीक है। और बेनिफिट क्या होता है, अगर आपका नेट या JRF क्वालिफाइड है तो आप PhD के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपको देना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, है ना। अगर आपका JRF हो रखा है या नेट हो रखा है तो आप डायरेक्ट कैटेगरी में जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो और अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी यही क्राइटेरिया होती है, ठीक है ना। वो अगर आपका नेट JRF है तो उसमें एक होता है कॉलम होता है जिसमें आप एग्जेम्प्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है, ठीक है। और क्या बेनिफिट होता है, देखिए, अगर जो एकेडमिक स्कोर होता है, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट सीट जो है के लिए फॉर्म फिल करते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें क्या है कि आपका जो है एकेडमिक स्कोर जो होता है, जिसके बेसिस पर आपको जो है वो इंटरव्यू में बुलाया जाता है, तो उसमें ग्रेजुएशन के और मास्टर्स के, इन सब के जो है PhD MPhil के इन सब के मार्क्स लगते हैं, ठीक है ना। अगर आपका MPhil PhD नहीं है तो आपका नेट का जो है 8 मार्क्स जो है उसमें ऐड होता है, ठीक है। और JRF का 10 मार्क्स जो है उसमें ऐड होता है। फिर पेपर ऊपर का भी होता है कुछ, वो आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बेनिफिट्स बता रहा हूँ कि क्या जो है एक नेट क्वालिफाई करने के बाद जो है क्या जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। और आप अगर चाहेंगे तो हम अगर नेट JRF के लिए जो है एक अलग से जो है हम वो बना देंगे आपके लिए। नेट JRF के लिए जो है एक अलग ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप में जो है हम जो लेक्चर्स डालेंगे उसके PDFs मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। और लेक्चर्स हम किस चीज़ के डालेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के। पेपर 1 और पेपर 2 में मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप अलग सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं तो आप ये पेपर 2 का जो है सेक्शन आप कहीं और से कर सकते हैं, ठीक है ना। पेपर 1 जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना। DI भी पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है फरवरी तक जो है हम पेपर 1 जो है कंप्लीट करा देंगे आपको और पेपर 2 भी हिस्ट्री वालों का जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये करिए और इसकी जो है कोई चार्जेस आपसे जो है नहीं ली जाएगी। ये टोटली जो है आपका यूट्यूब पे जो है अवेलेबल होगा सारा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको जो है PDFs भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अभी के लिए जो है टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का, और उसको ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम। और नया ग्रुप जब आपके लिए हम बनाएंगे नेट JRF के लिए तो नए उसमें जो है हम नोटिफाई कर देंगे। और अभी जो है हम उसी ग्रुप में जो है वो कर रहे हैं कि आपके लिए PDFs जो है डाल रहे हैं, जो सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का जो है पर्टिकुलर सिलेबस, ठीक है ना। जो पेपर 2 का सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज में सारे सब्जेक्ट्स का जो है डाउनलोड करके डाल देता हूँ और वो आप इजीली वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पेपर 1 और पेपर 2 हम देखते हैं। हम पेपर 1 का अलग जो है प्लेलिस्ट आपके लिए बना देंगे, ठीक है ना। जब भी हम पेपर 1 का लेक्चर लेंगे तो प्लेलिस्ट में जो है उसी में आपको पेपर 1 का जो है लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना। पेपर 2 का ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो है 2 सीरीज़ चल रहा है, एक एंशिएंट का और एक मिडिवल का, ठीक है। एंशिएंट और मिडिवल का चल रहा है
और यहाँ पर ये एक होलिस्टिक क्लास है बेसिकली, मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है कि इसमें मैं स्पेसिफ़िकली आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें जो है आपके लिए ज़रूरी है। उस लेक्चर के दौरान आपको बताता हूँ कि आपको क्या पढ़नी चाहिए इस लेक्चर में, क्या पर्टिकुलर चीज़ जो है ध्यान रखने योग्य है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। अब देखिए, आप मुझे 5 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का जो है एक्सपीरियंस है, 5 बार नेट क्वालिफाई करने का जो है एक्सपीरियंस है, उसमें से 1 बार JRF हुआ है। ठीक है, मेरे जो है 184 जो है ओवरऑल स्कोर था। ठीक है, और 182, अब इसमें क्या है कि 182 जो है स्कोर जो है मेरा पहले आंसर की में था, उसके बाद जो है 2 क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हुए थे, तो इसलिए जो है मेरा 2 नंबर जो है बढ़ गया था। ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि 300 में से आप अगर 180 प्लस ले आ रहे हैं तो आपका ईजिली जो है JRF हो जा रहा है। ठीक है ना, 180 190 के आसपास हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और पेपर 1 में इसके लिए जो क्या है कि आप पेपर 2 में बहुत मुश्किल है 130-40 लाना। ठीक है ना, 130-40 जो है पेपर 2 में ये बहुत मुश्किल है। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, पेपर 1 को आप अच्छे से तैयार करें, और पेपर 1 भी हम अच्छे से तैयारी कराएंगे, और पेपर 2 में भी हम आपको 120-30 लाख जो है हम करा देंगे टोटल। ठीक है ना, हम आपको जो है ऐसा करा देंगे कि आप 40 से 50 क्वेश्चन जो है वहाँ बहुत ईजिली करके आओगे। ठीक है, फरवरी तक जो है आप बने रहें, 40 से 50 क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली हो जाएगा वहाँ पर। और बाकी में कैसे एक एक जो है ना एलिमिनेशन में बताऊँगा। पेपर जो है 2018 से लेके 22 तक का टोटल पेपर जो है मैं डिस्कस करूँगा, है ना। हालांकि वो लेंदी होगा वीडियो, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड करके वो करेंगे, है ना। और कैसे मैं पेपर सॉल्व करता हूँ, कैसे एलिमिनेट करता हूँ, कैसे जो है ऑप्शन सही ऑप्शन तक पहुँचता हूँ, वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊँगा। ठीक है, और आज के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन, थैंक यू, बाय बाय।